सुनो पूजा, इस जादू लिपस्टिक के पेड़ के बारे में कोई नहीं जानता, परंतु अब तुम्हें इसके बारे में पता चल गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस पेड़ के बारे में किसी को ना बताओ, ताकि यह पेड़ किसी गलत इंसान के हाथ में ना आ जाए। तुम इस पेड़ से जादू लिपस्टिक तोड़ सकती हो। इस पेड़ की जादू लिपस्टिक सदैव तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें तुम्हारे घर वालों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पिताजी जैसे तैसे कर दूध बेचकर तुम्हारा पेट पालते हैं, परंतु आज के बाद तुम अपना आगे का जीवन हंसी खुशी से बिता सकोगी। मैं आपकी सारी कही बातें मानूंगी और किसी को इस पेड़ के बारे में पता नहीं चलने दूंगी। इसके बाद परी अपने जादू से पूजा को उसके घर के बाहर छोड़ देती है। अगली सुबह पूजा जल्दी से उठकर वह लिपस्टिक लगा लेती है। लिपस्टिक लगाते ही पूजा देखती है कि वह तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल गई है। वो अपने आप में इतना बदलाव देखकर बहुत खुश होती है और दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास जाती है। ये देखो मम्मी, मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या आपको भी मैं इतनी सुंदर नजर आ रही हूँ? हाँ मेरी प्यारी बेटी, तू तो एकदम राजकुमारी लग रही है। यह सुनकर पूजा मन ही मन परी का धन्यवाद देती है। उसे उस लिपस्टिक के जादुई होने पर विश्वास हो जाता है। दोस्तों, एक छोटे से गाँव जगदीशपुर में मयूर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। मयूर बहुत गरीब था। जब मयूर पैदा हुआ था तब उसके पिता मर गए थे। थोड़ी सालों के बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया था। बेचारा मयूर खुद से ही मेहनत करके बहुत बड़ा हुआ था। मयूर पूरी गांव में हर किसी न किसी का काम किया करता था, जिससे मयूर का खाना पीना हो जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मयूर को गांव में काम मिलना बंद हो जाता है। इसीलिए मयूर बहुत ही परेशान रहा करता था। एक दिन मयूर सोचता है, अरे अब मैं क्या करूँगा, बहुत दिन हो गए लेकिन गांव में कुछ भी काम नहीं मिल रहा। जिसके पास भी जाता हूँ काम मांगने के लिए तो वो काम ही नहीं देता। ऐसे तो कैसे गुजारा होगा मेरा। ऐसे ही मयूर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, लगता है मुझे अपना गांव बदलना पड़ेगा। चलो मैं अपने पास के गांव रतनपुर में चला जाता हूँ। वहाँ पर मुझे कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा, जिससे मेरा ये सब बात सुनने के बाद गुंजन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करती है। जिसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब बात जाकर जब गुंजन अपनी माँ को बताती है, तब जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर गुंजन उस जादुई गाउन से अपने और अपनी माँ के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मांगती है। और फिर गुंजन और उसकी माँ दोनों प्रिया की शादी में जाते हैं। प्रिया की शादी में सभी लोग गुंजन और उसकी माँ जानकी को ही देख रहे होते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। गुंजन शादी में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और डांस भी करती है। उसके बाद रात होती है। गुंजन अपनी माँ जानकी के साथ घर वापस आती है। ऐसे ही गुंजन उस जादुई गाउन से अपनी जरूरत की चीजें मांग लिया करती और फिर धीरे धीरे करके वो गरीब और अनाथ लोगों की मदद भी करती है। गुंजन वैसे लोगों की मदद करती है जिनके सर पर छत नहीं होती है और अपनी माँ जानकी के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो तुम दोनों किस्मत के मारे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। बूढ़ी दादी ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से पूजा को एक लहंगा दिया। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। अरे तुम तो एक परी हो जो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करती है, और मुझे लगता है इसलिए तुमने हमारी भी सहायता की है। हाँ पूजा, तुमने सही कहा। मैं इसलिए तुम्हारी सहायता कर रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ही दयालु और नेक लड़की हो। अच्छा, तो तुम्हें अब जब भी इस जादू लहंगे से सोने के सिक्के चाहिए होंगे तो तुम बस इससे एक मंत्र बोल देना, और वो मंत्र है, लहंगा लहंगा जादुई लहंगा दिखा दे अपना जादू। तुम्हारे इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाएंगे। और उस दिन के बाद पूजा उस जादुई लहंगे की मदद से न केवल एक घर खरीदती है बल्कि शहर में एक लहंगे की दुकान भी खोल लेती है। कभी कमला की दुख भरी कहानी सुनकर वो हिरन एक रानी परी में बदल जाता है और कमला से कहता है, कमला तुम शांत हो जाओ। तुमने आज तक किसी भी इंसान को कष्ट नहीं पहुंचाया, और तो और तुमने मेरी भी सहायता करी। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करते हैं, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें कभी भी परेशान न होने दूंगी। कमला, तुम इस तरह कमजोर क्यों पड़ रही हो? तुम तो एक बहुत अच्छी औरत हो। रानी परी जी, अब आप ही बताइए मैं कितनी परेशान हूँ। परी जी, कृपया करके आप मुझे अपने साथ परी लोक ले चलिए। अब मैं और नहीं जीना चाहती। जब एक माँ का बेटा अपनी माँ को फूटी आंख नहीं सुहाता तो इस तरह का जीवन जीने से क्या फायदा है। इसके बाद कमला अपने दुखों के कारण रोने लगती है। इस तरह दोनों सहेलियां एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। यह देखो कविता, इस पेड़ के साथ साथ सीढ़ियां ऊपर जा रही है। लगता है ऊपर कोई खजाना है। हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए। नहीं राखी, यह ठीक नहीं है। हमें क्या पता ये सीढ़ियां कहाँ जा रही है।
क्या पता ये भूतिया सीढ़ियां हो और भूत लोक तक जाती हो। मुझे तो डर लग रहा है। मैं तो जा रही हूँ, तू भी मेरे पीछे पीछे आ जा। राखी को जाता देख कविता भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वह ऊपर जाकर देखती है कि वह सीढ़ियां तो बादलों पर जाकर खत्म हो रही है। देखो कविता, मैं कह रही थी ना, जरूर ऊपर कुछ खजाना है। यहाँ देखो, यहाँ तो बादलों में जादुई 2 फ्रॉक के घर हैं। हाँ राखी, तुम सही कह रही हो। तुम मेरे घर में आ जाओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे रुपए पैसे, सोना चांदी, खाने की अच्छी अच्छी चीजें और तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं घर का सारा काम बिना बोले ही कर देती। और ऊपर से तू मेरे ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल रही है, इससे तो मैं और भी ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। ये सब मुझे नहीं पता, बस जल्दी से घर का काम करो और फिर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। इस घर में मुफ्त की बैठे बैठे रोटी नहीं मिलेगी। इतना कहकर सावित्री अपने बेटे के कान में कुछ कहती है। इसके बाद सावित्री और अशोक कोमल को नदी के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सावित्री, अशोक और कोमल नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी अशोक मौका देखते ही कोमल को नदी में धक्का दे देता है। कोमल को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो डूबते हुए आगे की ओर जाने लगती है। तभी अशोक और सावित्री किसी के देखने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। अशोक और सावित्री भागते भागते थोड़ी देर में घर पहुँच जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा उस कलमुही से पीछा छूट ही गया। आज मैं इतना खुश हूँ मानो मेरे गले में फंसी हुई हड्डी बाहर निकल गई हो। हाँ बेटा, आज तो मैं भी खुश हूँ। आखिरकार वो कलमुही हमारा घर छोड़कर चली ही गई। अब मैं जल्दी से तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, उसके बाद तुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा। सुनिए जी, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, आप ऑफिस में खाना लेकर चले जाइए। आज मैंने आपके लिए खीर और पराठे बनाए हैं। मुझे माँ जी ने बताया था कि आपको खीर और पराठे बहुत पसंद है। और यो कलमुही, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे तेरे हाथ का गंदा खाना नहीं खाना है, लेकिन तू मेरी सुनती ही नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बाहर ही खा लूंगा। परंतु अशोक जी, अगर आप इसी तरह हर दिन बाहर खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी बाहर का खाना तो बहुत महंगा आता है, इसीलिए तो मैंने आपके लिए घर में ही स्वादिष्ट खीर और पराठे बना दिए हैं। आप टिफिन तो ले जाइए। अगर बाहर का खाना खाकर मेरी तबीयत खराब होती है तो होने दो, इसी बहाने मर जाऊंगा और मुझे तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें खाली हाथ ही मेरी चिंता बढ़ाने के लिए मेरे घर पर भेज दिया और दहेज के नाम पर सिर्फ 10 तोले की एक सोने की चेन लेकर आई है। अशोक जी, कृपया करके मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोलिए। आपको तो शादी से पहले बहुत अच्छे से पता था कि मेरे पिताजी कितने गरीब हैं। जब ससुर जी मेरा हाथ मांगने आए थे तो उन्होंने भी तो दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया था। कोमल, अब तुम रहने ही दो। मुझे लगता है तुमसे बातें करना मतलब दीवार में सर मारना है। जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आ जाएगी तो मैं उन्हीं से दूसरी शादी की बात करूंगा। अब मैं काम पर जा रहा हूँ और खबरदार, जो तुमने मुझे फोन किया, मैं रात को अपने आप घर आ जाऊंगा। इतना कहकर अशोक वहाँ से चले जाता है। वहीं कोमल रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद कोमल एक जादुई डंडा प्रकट करती है और इस तरह देखते ही देखते वो डंडा अशोक की पिटाई करने लगता है। अरे अरे मेरी प्यारी कोमल, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम तो मेरी प्यारी सी पत्नी हो, तुम मुझे इस डंडे से क्यों पिटवा रही हो? अरे नहीं माँ, अरे भगवान, ये क्या मेरा बिछाया हुआ जाल मुझ पर ही भारी पड़ गया। अरे कोमल, मेरी प्यारी पत्नी, मुझे छोड़ दो। मैं प्रिया को कुछ नहीं करूँगा और इसे हंसी खुशी से रखूंगा। इसके बाद कोमल अशोक को मारना बंद कर देती है। अशोक कोमल से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कोमल अशोक को माफ कर देती है। इसके बाद कोमल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी अशोक के चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रिया की नींद खुल जाती है, परंतु उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और उस दिन के बाद अशोक अपनी पत्नी प्रिया को हंसी खुशी से रखता है। इसके बाद कोमल उस परी के साथ परीलोक में घूमने लगती है। कोमल चलते चलते देखती है कि वहाँ पर कुछ परियां खेल रही है। इसके बाद कोमल और आगे चलती है तो वो देखती है वहाँ पर कुछ परियां रानी परी से जादुई शिक्षा ले रही है। इसके बाद कोमल भी रानी परी के पास जाती है और वहाँ से जादुई शिक्षा लेने लगती है। पूरी जादुई शिक्षा ले लेती है और अब वो जादू कर सकती थी जो कि दूसरी परियों को आता था। इसी तरह कुछ दिन बीत रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ अशोक ने प्रिया नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी।